अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि साल अव्वल और साल दोम के पेपर की प्रेजेंटेशन के हवाले से किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए और कहाँ पर कौन सा लफ्ज़ हमने लिखना है और कहाँ पर कौन सी अलामत लगानी है और किन अलामतों का हमने इस्तेमाल करके पेपर को खूबसूरत बनाना है। और इसके साथ साथ पेपर का जो तर्ज़ है, जवाबात का जो तर्ज़ है वो क्या होना चाहिए और कौन सा सवाल कितनी लेंथ का होना चाहिए और उसमें हवालाजात कितने आने चाहिए, इस पे इस लेक्चर में हम मुफस्सल बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो आंसर शीट है आपकी है, जहाँ पे आपने जो सफ़ात है, जहाँ पे आपने जवाबात लिखने हैं, तो सबसे शुरू में जो अव्वल पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे हिस्सा नशाई बच्चों लिखेंगे। हिस्सा नशाई लिखने के बाद, हिस्सा नशाई का मतलब होता है तहरीरी पेपर। एक नंबर जो सवाल है वो पेपर में साल अव्वल साल दो में यानी फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वो बच्चों आता है MCQs के 20 नंबर के MCQs होते हैं। दूसरे नंबर पर बच्चों से सवाल आता है वो है अशार की तशरीह। अब हिस्सा तहरीरी शुरू करने से पहले बच्चों हम लिखेंगे हिस्सा इंशाई, उसके बाद हम लिखेंगे सवाल नंबर। हर सवाल का जवाब तहरीर करने से पहले हम उसका ऊपर क्या लिखेंगे, सवाल नंबर लिखेंगे। हिस्सा इंशाई सिर्फ पहले सफ़े पर इब्तिदा में लिखेंगे, उसके बाद कहीं भी नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद हर सवाल का जवाब लिखने से पहले हम सबसे पहले लिखेंगे सवाल नंबर। नंबर के बाद आप उसकी नंबरिंग लिखेंगे, कौन सा सवाल आप पहले करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं, तो सवाल नंबर लिखें। और उसके बाद आप लिखें जो सवाल नंबर आप करना चाहते हैं वो कौन सा है। इस प्रेजेंटेशन में ये तरतीब से पेपर की क्या जवाबात हैं, जो तरतीब से सवालात लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम पहले हम हिस्सा नज़म कर सकते हैं, फिर इसके बाद गज़ल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप पहले दरख्वास्त लिखना चाहते हैं तो आप सवाल नंबर लिखें, उसके आगे उस दरख्वास्त का जो वहाँ पे सवाल नंबर है वो लिखेंगे। नीचे आप जहाँ पे हिस्सा नज़म है वहाँ पे आप हिस्सा क्या कहते दरख्वास्त नवीसी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों हम तरतीब से समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हिस्सा इंशाई, फिर लिखेंगे बच्चों सवाल नंबर, उसके बाद लिखेंगे अच्छा सवाल नंबर। अब ये दो है बच्चों, सवाल नंबर दो के ना दो जुज़ होते हैं। हिस्सा अलिफ होता है नज़म, हिस्सा बे होती है बच्चों गज़ल। अच्छा, हिस्सा नज़म में बच्चों हम लिखेंगे हिस्सा नज़म, उसके बाद नीचे लिखेंगे शार। हिस्सा नज़म में दो शार आते हैं, एक ही नज़म में से दो शार हो सकते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले शेर का पहला मिसरा, उसके पहले दो तीन लफ्ज़ लिखेंगे, फिर आगे दो तीन बच्चों डॉट लगाएंगे। नीचे वाले जो दो मिसरे उनके भी आप यहाँ पे डॉट नज़र आ रहे हैं, आपको बेटा नुक्ते नज़र आ रहे हैं, ख़त्मे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद चौथे मिसरे के आखिरी दो तीन लफ्ज़ लिखेंगे। इस तरह हम ये हिंट लिखेंगे बच्चों, ये हिंट लिखना लाजमी है, कोशिश करें हिंट लाजमी लिखें। उसके बाद बच्चों आप नीचे लिखेंगे नज़म का उन्वान। जो बच्चों आपको नज़म में से शार आए होते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो किसी नज़म में से होते हैं, आप नज़म का उन्वान लिखें। यहाँ पे लफ्ज़ उन्वान ही लिखेंगे, यहाँ पे लफ्ज़ नाम नहीं लिखेंगे बच्चों, इससे बचें। नज़म का उन्वान के आगे बच्चों दो डॉट लगाते हैं, इस अलामत को राब्ता की अलामत कहते हैं। इसके आगे बच्चों आप लिखें शायर, यहाँ पे लिखें नज़म का उन्वान। ये नज़म का उन्वान ऊपर हमदाना है, ये अमीर मेनाई का नाम ये नीचे आएगा। अच्छा, उसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, नज़म का उन्वान आपने हमद लिख दिया, शायर का नाम बच्चों आपने अमीर मेनाई लिख दिया, दोनों के आगे आपने दो दो बच्चों डॉट लगाने हैं, राब्ता की अलामत लगाएंगे। उसके बाद बच्चों लिखेंगे मफ़हूम। मफ़हूम बच्चों कोशिश करें दोनों अशार का इकट्ठा मफ़हूम लिख लें, मिक्स ना करें। अगर आपने पहले शेर का मफ़हूम दो लाइनों में दो जुमलों में लिखना है, उसके बाद उसके साथ ही आगे दो तीन जुमलों में बच्चों दूसरे शेर का मफ़हूम इकट्ठा लिखें। मफ़हूम के बच्चों नंबर नहीं होते, ये मफ़हूम हम इसलिए लिखते हैं, देखें आपने दो अशार के नज़म के अशार की तशरीह 4 सफ़ों में फैलानी है। 4 सफ़े बजाय इसके कि पेपर चेकर आपकी चार सफ़ों की बच्चों तशरीह पढ़े, तो आप क्या करेंगे, मफ़हूम लिखेंगे ताकि पेपर चेक करने वाला आपका कम से कम जो मफ़हूम पढ़ रहा है, मफ़हूम पढ़ के उसको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाए कि आपको तशरीह आती है। तो आपकी वो जो दौरान तशरीह कहीं इमला की गलती हो रही है और या दौरान तशरीह आपने कहीं बच्चों तशरीह में कमी बेशी की है, तशरीह कहीं से आप गलत क्या कहते हैं ना तशरीह का बयान कर रहे हैं, तो वो उससे बेटा उस क्या कहते हैं ना परेशानी से, उस कमी बेशी से बच सकते हैं। इसलिए मफ़हूम लाजमी लिखें। इसके नंबर नहीं होते, मगर ये हम अपने 4 सफ़ों की तशरीह का जो मुख्तसर हम क्या कहते हैं ना अगले बंदे को यकीन दिलाते हैं कि हमने सही लिखी है, उसका मफ़हूम ही बेटा लिखना लाजमी है। इसके बाद बेटा हम लिखेंगे तशरीह। तशरीह के आगे आप ये अलामत लगाएंगे। उसके बाद बच्चों आप क्या लिखेंगे, तशरीह लिखेंगे नीचे वाली लाइन से बच्चों। उसके बाद अगर आप तशरीह में एक शेर की तशरीह में अगर आप एक मिसरा लिखना चाहते हो तो बेटा एक मिसरा लिखें, शुरू में आयन लिखें। अगर मिसरा छोटा है तो लाइन के आप दरमियान में लिख सकें, शुरू में आयन लगाएं। अगर मिसरे में ज़्यादा एक मिसरे में ज़्यादा लफ्ज़ आ रहे हैं तो बेटा क्या करें, मिसरे को शुरू से लिखें ताकि एक ही लाइन में मिसरा आ जाए। बेटा कोशिश करें एक मिसरा एक लाइन में लिखना है। हाँ, अगर कहीं मिसरा ज़्यादा बड़ा है, आपने लिखना ही लिखना है, तो पहला मिसरा 2 लाइनों में लिखें और दूसरे वाला मिसरा भी 2 लाइनों में लिखें ताकि उसको बखूबी अंदाज़ा हो कि ये एक शेर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला मिसरा दो लाइनों में लिखते हैं, दूसरा मिसरा एक लाइन में लिखते हैं, तो इसको चेक करने वालों को ये अंदाज़ा नहीं होता ये एक शेर है या किसी का कौल है, हदीस का तर्जमा, आयत का तर्जमा, या क्या है।
तो बेटा कोशिश करें एक ही लाइन में एक मिसरा लिखें। अगर आप 2 लाइनों में लिखना चाहते हैं तो कोशिश करें एक मिसरा 2 लाइनों में, फिर उस शेर का दूसरा मिसरा भी 2 लाइनों में लिखें। उसके बाद बेटा अगर आप क्या कहते हैं नसर तर्जमा लिखना चाहते हैं, या तर्जमे के साथ आप तर्जमे मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। कुरान पाक का तर्जमा, हदीस का तर्जमा हो सकता है, किसी का कौल हो सकता है, मकूला हो सकता है, किसी की इबारत हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो बच्चों आप इन्वर्टेड कॉमा में, वावैन में बिल्कुल दरमियान में लिखेंगे, जिस तरह ये आपके सामने ये बना हुआ है, मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 2 ही का दूसरा जुज़ा है हिस्सा नज़म बे, जिस सर को गुरूर। अच्छा, उसके बाद बच्चों आप गज़ल में तीनों अशार आप बार बार लिखेंगे, और ये इस तरह थोड़ा सा बेटा आप 2-4 लफ्ज़ लिखे हिंट देंगे। उसके बाद शायर का नाम आप पहले बार ही लिखेंगे, उसके बाद बार बार आप शायर का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही बार शायर का नाम नंबर मिलने हैं, दूसरी बार नहीं मिलते। जब दूसरी बार नहीं मिलते बच्चों, तो आप दूसरी बार इसलिए लिखने से बाज रहें। उसके बाद बच्चों आप शायर का नाम लिखें, 1 नंबर यहाँ से मिलेगा। मफ़हूम लिखें। अच्छा बच्चों, शेर पहले लिखेंगे, फिर शायर का नाम लिखेंगे, फिर मफ़हूम लिखेंगे। इसके पीछे बच्चों लॉजिक ये है, मसलहत ये है कि ज़ाहिर सी बात है पहले सवाल होगा तो ही हम नीचे जवाब लिखेंगे। आप पहले ऊपर मीर का नाम लिखें, नीचे शेर लिखें, तो पहले शेर देंगे तो ही बताएंगे ना ये वाला शेर ऊपर वाला मीर का है। तो इसलिए बच्चों पहले शायर आएगा, शेर आएगा, उसके बाद बच्चों शायर का नाम आएगा, फिर मफ़हूम आएगा, फिर तशरीह आएगी। उसके बाद बच्चों नसर पारा, इबारत की तशरीह। आपके असबाक जो हैं वो हैं 14 असबाक हैं। पहले 7 असबाक में से एक नसर पारा आता है, आगे वाले 7 असबाक में से एक नसर पारा आता है। तो कोशिश करें बच्चों पहले 7 असबाक अच्छे से तैयार करें। अच्छा, इसको लिखने का तरीका बच्चों, आपको ना 2 पैराग्राफ आएंगे, आपने क्या करना है, जो भी पैराग्राफ लिखना चाहते हैं उसके पहले 2-3 लफ्ज़ लिखें। उसके बाद बच्चों आप 4-5 डॉट लगाएं। उसके बाद आप आगे वाले आखिरी वाले 3-4 लफ्ज़ लिखें। इस तरह बच्चों ये लिखें, हिंट दें चेक करने वाले को, ताकि उसको बार बार पेपर पर जाकर देखने की ज़रूरत ना पड़े कि कौन सी इबारत है, कौन सी बच्चा कर रहा है, ये इबारत शामिल है या नहीं है। अच्छा बच्चों, इसका जवाब लिखने का तरीका है, हवाला मतन लिखें, उसके बाद सबक का उन्वान लिखें, 1 नंबर इसका, मुसन्निफ़ का नाम लिखें, 1 नंबर इसका। अच्छा, ये सिनफ़ है बेटा, सिनफ़ होता है यानी टाइप्स है। सबक की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, अफसाना है, नावल है, ड्रामा है, सीरत निगारी है, इंशाइया है, क्या तर्ज़ है बच्चों। उसके बाद माख़ज़ यानी ये सबक कहाँ से लिया गया है, मुसन्निफ़ की असल किताब का नाम। अच्छा, उसके बाद बच्चों लिखिए सियाक़ो सबाक़। सियाक़ो सबाक़ आपका 12 लाइनों का होना चाहिए, 3 में से 2 नंबर ही अक्सर आते हैं। उसके बाद बच्चों तशरीह लिखें। तशरीह बच्चों नज़म और गज़ल की एक शेर की तशरीह में आपने 4 हवाले लिखने हैं, और एक शेर की तशरीह आप कोशिश करें बेटा कम से कम 2 सफ़ों की हो जाए, और अगर आप बेहतरीन चाहते हैं तो 2 से 2.5 सफ़ों की लिखें। और नसर पारा की तशरीह बच्चों कम से कम 4 सफ़ात की, और अगर आप बेहतरीन लिखना चाहते हैं तो बच्चों कोशिश करें 5 सफ़ों की तशरीह, 12 लाइनों का सियाक़ो सबाक़, और इस तरह बेटा ये 6 सफ़ों का बनेगा। उसके बाद बच्चों आप लिखें, अगला सवाल है खुलासा कैसे लिखते हैं। पहले 7 असबाग में से खुलासा आता है, आगे वाले 7 असबाग में से खुलासा आता है। आप कोशिश करें कि पहले 7 असबाग अच्छे से तैयार कर लें, और वहाँ से इंशाल्लाह एक खुलासा आ जाएगा। उसके बाद बच्चों इसका तरीका है, सवाल नंबर लिखें, खुलासा नवीसी लिखें, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम। सबक का उन्वान लिखा होता है, मुसन्निफ़ का नाम आपने बच्चों लिखना है, 1 नंबर आपको इसका मिलता है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों सिनफ़ आप लिख लें, बुनियादी माख़ज़ आप कोशिश करें शुरू में ना लिखें, ये जब आपका खुलासा मुकम्मल होगा उसमें आखिर पे लिखें। इसके पीछे बच्चों मसलियत या लॉजिक ये है कि जब पेपर जो नंबर देने वाला होता है ना, वो इख्तिताम पर नंबर दे रहा होता है, तो आप इख्तिताम पर इसका अगर बुनियादी माख़ज़ लिखेंगे ना, वो इस चीज़ को पसंद करके नंबर जहाँ उसने आपको 9 में से 8 देने हैं, 7 देने हैं, तो वो 1 नंबर बढ़ा सकता है। अच्छा, 2 से 2.5 सफ़ों का बेटा खुलासा लिखेंगे ये। अच्छा, उसके बाद नज़म का खुलासा। नज़म का खुलासा में आप सवाल नंबर लिखें, नज़म का खुलासा लिखें, शायर का नाम, आगे बेटा नीचे नज़म का उन्वान लिखें, या आप नज़म का उन्वान ऊपर लिख लें, शायर का नाम नीचे लिख लें, इस तरह लिख लें। 15 लाइनों का बेटा, 15 सतूर का, 15 सतरों का बेटा आप क्या लिखेंगे, नज़म का खुलासा लिखेंगे। उसके बाद बेटा आगे आपका दरख्वास्त नवीसी। सवाल नंबर लिखें, नीचे लिखे दरख्वास्त नवीसी। ये बेटा ये जो पैटर्न मैंने लिखा हुआ, तरीका लिखा हुआ, ये है प्रिंसिपल के नाम। प्रिंसिपल के नाम बखिदमत जनाब प्रिंसिपल। उसके बाद बेटा सख्ता लगाएं, आगे लिखें जो भी आपका अदारा है, गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको बेटा गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखें बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, आगे लिखें गवर्नमेंट कॉलेज, आगे सख्ता बेटा, आगे लिखें अलिफ जीम दाल। उन्वान 1 नंबर इसका है, उन्वान का 1 नंबर है, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। आगे बच्चों लिखें जनाब अली, 1 नंबर इसका है, गुजारिश है कि ये नफ्स मज़मून है, बॉडी ऑफ एप्लीकेशन है। बेटा कोशिश करें एक सफ़े की कम से कम दरख्वास्त हो, 1 सफ़ा 10-15 लाइनों की दरख्वास्त बेहतरीन होती है। इसमें आपकी बेटा कोशिश करें जनाब अली बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, ये वाली लाइन बेटा, उन्वान
जनाब अली ये 3 खुदा आगे खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, दरख्वास्त गुजार आपका ताबे फरमा शागिर्द अली बे जीम दाल। इन इस हिस्से का ये 3 लाइनों का दरख्वास्त गुजार आपका ताबे फरमा शागिर्द अली बे जीम दाल, इसका एक बेटा नंबर होता है। आगे दाईं तरफ बच्चों तारीख लिखी, 1 नंबर इसका होता है। 5 नंबर होते हैं बॉडी ऑफ एप्लीकेशन नफ्स मज़मून के। अच्छा बेटा ये 10 नंबर की होती है दरख्वास्त, कोशिश करें ये अच्छे तरीके से लिखें। रसीद है बेटा, रसीद का तरीका ये है, 22 तहरीर आंके, 1 नंबर इसका होता है बेटा। 5 नंबर की ये क्या कहते हैं, नफ्स मज़मून होता है। नफ्स मज़मून में बच्चों इसको 3 हिस्से हम करते हैं। पहले ये जो सुर्ख रंग में लाल रंग में बच्चों है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना जो भी चीज़ ले रहे हैं दे रहे हैं इसकी बच्चों हम कीमत लिखते हैं। ये आपने लिखना है मुबलिग 50,000 रुपये। आगे बच्चों हम हिंसों में लिखेंगे, फिर हम उस क्या कहते हैं कीमत के निस्फ बनाते हैं, आधा बनाते हैं। जिनके मुबलिग 25,000 रुपये, आगे बच्चों क्या करें हिंसों में लिखें। उसके बाद बच्चों जो चीज़ है जो ख़रीद रहे हैं, जो ले रहे हैं, जो दे रहे हैं, उसके बारे में मालूमात होती है। वो क्या चीज़ होती है, फ़रोख्त मोटरसाइकिल। अब उसकी मालूमात बेटा, जो भी चीज़ ले रहे हैं दे रहे हैं उसकी ना मालूमात लिखते हैं बेटा। उसके बाद बच्चों हम लिखते हैं एक बंदा जो ख़रीद रहा है उसका एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं नकद वसूल पाकर रसीद लिख दिया ताकि वक्त ज़रूरत काम आए या सनद रहे। अच्छा बेटा उसके बाद लिखते हैं हम गवाशुद का 1 नंबर इस लाइन का होता है। 1 नंबर 22 तहरीर आंके के। 5 नंबर का बच्चों आता है ये। उसके बाद लिखते हैं नफ्स मज़मून। गवाशुद का 5 नंबर होते हैं। उसके गवाशुद का बेटा 1 नंबर होता है। अल अबद वाली लाइन का 1 नंबर होता है। गवाशुद बेटा जो बाईं तरफ है उसका 1 नंबर होता है। और अल अबद के बिल्कुल नीचे बच्चों तारीख लिखी है 1 नंबर। 1 नंबर 22 तहरीर आंका का। 5 नंबर की बच्चों नफ्स मज़मून। गवाह का 1 नंबर। अल अबद का 1 नंबर। अल अबद के बिल्कुल आखिर में बच्चों तारीख लिखी है उसका 1 नंबर। आगे बाईं तरफ जो गवाशुदा है उसका नंबर। बच्चों ये 10 नंबर की इस तरह तरतीब होती है। उसके बाद बच्चों आखिर में आता है, आखिर में जो सवाल है उसका जवाब ने लिखा है वो तलखीस कहते हैं बच्चों मुख्तसर करना। यानी आपको 90 नंबरों का पैराग्राफ आता है, आपने उन 90 लफ्ज़ों में से अहम लफ्ज़ों का इंतखाब करके 30 लफ्ज़ बनाने होते हैं। इसको कहते हैं हम ना मैथ में 1/3, रियाजी में 1/3 कहते हैं। तो आपने बेटा 90 लफ्ज़ों में से क्या करना है, इसको 30 लफ्ज़ों का चुनाव करना है। अब क्या करें, सबसे पहले बच्चों हम पैराग्राफ के लफ्ज़ गिन लें कितने हैं। उसके बाद बच्चों लफ्ज़ लिखें, नीचे लिखें कुल लफ्ज़ लिखें। उसके बाद बच्चों लिखें नीचे तलखीस शुदा लफ्ज़, वो लिखें, वो अभी छोड़ लें। उसके बाद बच्चों लिखें जो ऊपर आपको पैराग्राफ दिया गया है इसका उन्वान क्या बन सकता है, इसका मौजू, इसका टॉपिक बच्चों क्या बन सकता है। कोशिश करें जो बेहतरीन आप मौजू लिख सकते हैं वो शुरू के 1-2 मौजू लिखें, 2 से 3 मौजू लिखें, बेहतरीन बात है। उसके बाद बच्चों जो आपने लफ्ज़ों का इंतखाब किया है वो लफ्ज़ इंतखाब करके आप उसको काउंट करें, गिनें कितने लफ्ज़ वो बनते हैं। फिर वो जितने लफ्ज़ बनते हैं उनको नीचे तलखीस शुदा भारत की बेटा आप हेडिंग सुर्खी दे के उसकी आप क्या कहते हैं ना लफ्ज़ लिख के उसके आगे लिखें। फिर जितने लफ्ज़ आपने तलखीस के लिए मुंतखब किए हैं ऊपर बच्चों लिखें तलखीस शुदा लफ्ज़ में वो कितने लफ्ज़ बनते हैं। बच्चों कोशिश करें कि जो सवालों के जवाब आपको मुनासिब अच्छे से आते हैं, जो मुख्तसर हैं वो पहले लिखें, और जो तवील हैं यानी इबारत की तशरीह वो आखिर में लिखें। उसके बाद बच्चों उसके भी आखिर में बच्चों आप अशार की तशरीह लिखें। ये मुख्तसर सी बच्चों क्या कहते हैं पेपर प्रेजेंटेशन थी, और ये क्या कहते हैं इसमें प्रेजेंटेशन के हवाले के अलावा जो जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ये मुख्तसर से इस लेक्चर में आप इन बातों को समझें, चीज़ों को समझें, ताकि आपका पेपर दीदा ज़ेब खूबसूरत और अच्छा हो, बनावट के अतबार से, खूबसूरती के अतबार से, और आपके नंबर इस अच्छे आएँ।